वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, क्लास 8 की आपकी जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसको हम कवर कर रहे थे और इसमें हम अभी पहला चैप्टर कर रहे हैं। कुछ वीडियोस हम पहले कर चुके हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। इस बुक का जो पहला चैप्टर आपका वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला क्वेश्चन जो बनता है, इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो दो हेडिंग्स इसमें दी हुई हैं। एक जगह पे लिखा हुआ है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्वेश्चन इसमें जो आया हुआ है वो आया हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। पहले क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं और पहले क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, और उसके बाद हमने क्या सीखा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए उसके हमने 3 पर्पस देखे। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में या फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इसकी नीड और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वो भी हमने समझा था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इसकी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, वो भी हमने समझने की कोशिश की थी। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, और उसके बाद हम आज की क्लास पे चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसको रिकैपिचुलेट करेंगे तो सबसे पहला है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक आप सबको याद हो गया होगा क्या था। बिल्कुल, आप सभी सही बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स किसी भी कंट्री के, जिसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल रूल्स। क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स किसी भी कंट्री के, या फिर फंडामेंटल लॉज। रूल को मैं क्या कह सकता हूं? लॉ भी कह सकता हूं। फंडामेंटल लॉज किसी भी कंट्री के अगर रिटन फॉर्म में हो, किसी बुक में कंपाइल्ड फॉर्म में हो, किसी बुक में कंपाइल्ड फॉर्म में हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। उस बुक को हम क्या बोल देंगे? इस बुक को हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री के फंडामेंटल लॉज जब लिखित फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, किसी बुक में कंपाइल्ड हो, तो हम उसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। उस बुक को हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? बिल्कुल, आपको ये बहुत बार अभी तक तो रट गया होगा, अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन जानने की कोशिश की कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? तो हमें ये जानने के लिए कि वो चाहिए क्यों, हमें उसके यूज पता होने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के यूज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस क्या है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस क्या है, ये आपकी बुक में क्लियरली लिखे हुए हैं। तो क्या क्या पर्पस है? 3 पर्पस हमने पढ़े थे। क्या क्या पर्पस पढ़े हैं? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? आइडियल्स ऑफ द सोसाइटीज। सोसाइटी के क्या आदर्श हैं, सोसाइटी के क्या मानदंड हैं, सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी के लोग किस तरह की कंट्री में रहना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें कहां पता लगती हैं? हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगती हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगती है कि इस सोसाइटी के क्या क्या आदर्श हैं, यहाँ के लोग किस तरह की सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि जहां जिस तरह की सोसाइटी में लोग रहना पसंद करेंगे, उसी सोसाइटी उसी आदर्शों को हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं। और यही चीज मैंने आपको समझाई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन आईना होता है हमारी सोसाइटी का, हमारे कंट्री का। कि कॉन्स्टिट्यूशन को देख के हम उस कंट्री के बारे में, उनकी सोसाइटीज के बारे में जान सकते हैं। ये चीज हमने सीखी। पहला पर्पस भी यही है। सेकंड पर्पस क्या था? सेकंड पर्पस था इसका कि ये किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का क्या नेचर है वो बताती है। किस तरह का नेचर है पॉलिटिकल सिस्टम का, राजनीतिक व्यवस्था वहां कैसी है, क्या वहां मोनार्की है, मोनार्की राजशाही जिसे हम कह सकते हैं, या वहां डिक्टेटरशिप चलती है, तानाशाही चलती है, या फिर वहां डेमोक्रेसी है। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन देख के बता सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और हम बता देंगे कि इस सोसाइटी का, इस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, क्या है, हम वहीं से देख के बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सेकंड पर्पस। और इसी सेकंड पर्पस में हमने पढ़ा था, जब ये अलग अलग कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम बताती है तो उनमें से एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्या है? एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम, और उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है।
क्यों बढ़ जाती है, हमने रीजन जानने की कोशिश की थी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है, और ये लोग अपनी पावर जो है ट्रांसफर करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे हमने अपने मंत्रियों को चुना हुआ है वोट देके, तो हमने अपनी पावर किनको दे दी, हमने दे दी मंत्रियों को। अब पावर किसके पास है, मंत्रियों के पास। क्या वो मंत्री उस पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस पावर के मिसयूज से बचाने के लिए, इस पावर के गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स साफ साफ लिख देते हैं कि आप अपनी पावर को सिर्फ इतना यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। तो इसीलिए यहां पे उस पावर से बचाने के लिए हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसका रोल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। कहां कहां पे मिसयूज ऑफ पावर बाय लीडर, लीडर अपनी पावर का मिसयूज ना करे, मिनिस्टर अपनी पावर का मिसयूज ना करे, या फिर कोई डोमिनेंट ग्रुप, प्रभावशाली जो ग्रुप होता है जो दूसरों को दबा सकता है, वो ग्रुप अपनी पावर का यूज करके बाकी जो पावरलेस पीपल है, जिनके पास पावर नहीं है, उन्हें दबाने की कोशिश ना करे। या फिर अगर हम कहें मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश ना करे, जो लोग ज्यादा हैं वो कम लोगों को दबाने की कोशिश ना करें। तो इसलिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसका यूज कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। तीसरा पर्पस हमने पढ़ा था, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, खुद से खुद को बचाने के लिए। ये क्यों जरूरी था, ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि कई बार हो सकता है आक्रोश में आके, गुस्से में आके हम कोई गलत निर्णय ले लें, हमें लगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं है। आज हमें सही लग रहा है, लेकिन कल गुस्से में हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसी कुछ घटना हो जाए जिसकी वजह से हमें ये लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज की वजह से हुआ है, और हमें गुस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन पे जो कल तक हमारे आदर्श दिखाता था, लेकिन आज हम गुस्से की वजह से हम सोचते हैं कि वो चेंज हो जाना चाहिए क्योंकि उससे मेरा नुकसान हुआ है। तो अचानक गुस्से में आके हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने निकलते हैं, और कल पता लगता है कि जब वो बदल जाता है कि नहीं, हमारा तो पहले वाला ही ठीक था, तो हम गुस्से में आके अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं। तो इस वजह से हमें खुद से खुद को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, ताकि आप गुस्से के कारण उसे जल्दी से बदल ना पाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद को ना बदलने की शक्ति भी होनी चाहिए, यानी कि कुछ बेसिक रूल्स उसके होने चाहिए, जिसे हम कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके जो सोसाइटी के जो आइडियल्स थे ना, यही है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हम चाह के भी चेंज ना कर पाए, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी के आइडियल्स दिखाती हैं, एक बंदे के नहीं दिखाती हैं, कंबाइंड आइडियल है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि तीसरा पर्पस क्या है उसका, इन बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखना। क्यों बनाए रखना, हमने रीजन पढ़ लिया, ताकि हम खुद से खुद को बचा सकें। क्लियर है, ये सारे पर्पस हमने जानने की कोशिश की थी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर का था, क्या था हमारे चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं, हमारे विशेषताएं क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो मेन विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम इस विशेषताओं पे या इन फीचर्स पे जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फीचर्स आए कहां से। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, फ्रॉम वेयर, कहां से फीचर्स आए। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे जो फीचर्स हैं कहां से आए, ये हमें जानने की कोशिश करनी। कहां से आए हैं, इसका मतलब ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, भारत के संविधान में इन फीचर्स को, इन विशेषताओं को अपनाया है। तो क्यों अपनाया है, उसके पीछे क्या रीजन रहा है, तो उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो उन्हीं चीजों को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है, और आज हम इसी बैकग्राउंड को समझेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं कि बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, बिगिनिंग मतलब क्या होता है, शुरुआत। तो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, उस टाइम पे
क्या हो रहा था? 20वीं की शताब्दी की शुरुआत जब हो रही थी तो क्या हो रहा था आप सभी को पता होगा। उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज करते थे। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक आजाद देश नहीं था उस टाइम पे। भारत आजाद देश नहीं था 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई थी। भारत आजाद देश था नहीं। और उस टाइम पे क्या चल रहा था? उस टाइम पे हमारा चल रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या चल रहा था? एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। किस चीज के लिए एक्टिव था राष्ट्रीय आंदोलन? इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, आजादी के लिए संघर्ष। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? संघर्ष। 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई तो भारत आजाद था नहीं, आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या कर रहा था? आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। किससे? तो आपको पता है, ब्रिटिशर से। तो ब्रिटिश रूल से। ब्रिटिश रूल से आजादी हमें चाहिए थी, फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। तो अगर हम देखें, और यहीं से नहीं, उससे पिछले कई दशकों से हम आजाद होने की कोशिश करते रहे। फाइनली आजादी हमें कब मिली है? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली है। उससे पहले कई दशकों तक हम इस संघर्ष में लगे रहे कि हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। हमने लड़ाई लड़ी है खूब। हिस्ट्री में यह पोर्शन भी हम कर रहे हैं। आपको पता है कि कैसे कैसे हमने बेसिकली आजादी प्राप्त की है। बहुत संघर्ष किया उसके लिए। तो ये संघर्ष हमारा चल रहा था। और इसी संघर्ष के दौरान, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इसी, अगर हम कहें आजादी का जो संघर्ष था, इसी के दौरान ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। इसी संघर्ष के दौरान जो नेशनलिस्ट थे, जो लीडर्स थे हमारे, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने बहुत टाइम दिया। दे हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। उन्होंने बहुत समय दिया किस चीज को? सिर्फ ये सोचने में और ये कल्पना करने में। कल्पना करने में, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। इमेजिन करने में और प्लान करने में। कल्पना करने में और प्लान करने में। क्या प्लान करने में? कि जब इंडिया आजाद होगा, फ्री इंडिया, वो कैसा होगा? व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। तो इस आजादी के संघर्ष में जो नेशनलिस्ट थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो एक तरफ तो लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उनका ध्यान इधर भी था कि जब भारत आजाद होगा तो उस टाइम पे भारत की दशा क्या होगी, हमें भारत को कैसा बनाना है, यानी इस भारत के आदर्श क्या होंगे। समझ में आया? तो यहां पे इस चीज की बात चल रही है कि हमारे आइडियल्स क्या होंगे, हमारे अगर हम देखें तो आदर्श क्या होंगे जब हम आजाद होंगे, तो किस तरह का भारत चाहिए हमें। तो एक तरफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ब्रिटिशर से, और दूसरी तरफ हमारी सोच चल रही है क्या, कि हम आजाद भारत को किस तरह का बनाना चाहते हैं। अब ये कैसे सीखेंगे हम? ये उन्हीं से ही सीखेंगे। हमें पता लगेगा वो किस तरह का रूल कर रहे हैं, और हमें उनकी कमी दिखाई देगी, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि हमारा आजाद भारत कैसा होगा। तो हमने यहाँ पे इस तरफ बहुत सारा टाइम दिया। ये जो हमारे नेशनलिस्ट थे, इन्होंने बहुत टाइम इस तरफ दिया है कि भारत कैसा होगा, उसकी प्लानिंग उन्होंने उसी टाइम शुरू कर दी थी जब ये नेशनल स्ट्रगल चल रहा था। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अंडर द ब्रिटिश, जब वो ब्रिटिश के अंडर थे, दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल। उनको मजबूरन उनके रूल्स ओबे करने पड़ते थे, मानने पड़ते थे। फोर्स किया जाता था उनके ऊपर कि तुम्हें हमारे रूल मानने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आजाद नहीं थे, तो गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे। क्या किया जाता था? तो अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे द रूल्स। उन्हें फोर्स किया जाता था कि हमारे रूल मानो, मानने पड़ेंगे तुम्हें, ओबे करो इन्हें, पालन करो इन रूल्स का। तो ये अंडर द ब्रिटिश रूल, ये हमारी सिचुएशन थी उस टाइम पे, दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। और जो नेशनलिस्ट थे, उन रूल्स को
बनाने में उनका कोई हाथ नहीं था, बस ओबे करते थे, उनको फोर्स किया जाता था बनाने के लिए। ठीक है, तो उनका रोल अगर हम देखें रूल को मेकिंग में, रूल ये जो मेकिंग लिखा हुआ है रूल का है कि रूल बनाने में हमारे नेशनलिस्ट्स का, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, इनका कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन उन्हें फोर्स किया जाता था कि जो हमने रूल बनाए हैं, ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि जो हमने रूल बनाए हैं वो तुम्हें फोर्सफुली, अगर वो कहते थे कि ये तुम्हें ओबे करने पड़ेंगे, तो वो हमसे ओबे करवाए जाते थे। तो ये सिचुएशन थी आजादी के टाइम की। अब इस सिचुएशन में अगर मैं कहूं कि आपको डिसीजन लेना हो कि भारत, आजाद भारत कैसा होना चाहिए, तो आप क्या सोचेंगे? सबसे पहली बात तो दिमाग में यही आएगी ना कि आजाद भारत में कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हमें किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए रूल्स को अपने ऊपर थोप लें। हमें अपने रूल्स खुद बनाने की आजादी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि यहां से यह भी सीखा हमने कि हम अपने रूल खुद बना सकें। क्लियर है? तो ये चीज यहां से सीखी। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल। लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट। कॉलोनियल स्टेट मतलब, कॉलोनियल स्टेट अगर हम कहें, यह ब्रिटिश रूल की बात चल रही है, ठीक है। कॉलोनियल स्टेट के अंडर जो कॉलोनीज बना रहा था, कॉलोनियल स्टेट जो बेसिकली अगर हम देखें, हम भारत को जब हम गुलाम कहते हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया उस टाइम पे कॉलोनी था। किसकी कॉलोनी था? इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। इसका क्या मतलब है? अगर मैं ये कहता हूं कि इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह था कि एक सिंपल उसमें समझते हैं कि ये एक्चुअल में था क्या, ताकि आपको ये चीज समझ में आए। ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, इन्होंने अपने वहां पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना ली थी। ब्रिटेन में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। अब इंडस्ट्रीज बन गई हैं, इंडस्ट्रीज में कुछ सामान तो बन ही रहा होगा, यानी यहां पे प्रोडक्शन तो हो ही रहा है। इंडस्ट्रीज में सामान खूब बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन बेचे कहां? उस सामान को बेचे कहां? तो उसको बेचने के लिए, प्रोडक्शन को बेचने के लिए इनको क्या चाहिए? मार्केट चाहिए। मार्केट चाहिए, मार्केट में जाके बेचेंगे। लेकिन सिर्फ ब्रिटेन की मार्केट में कितनी खपत होगी, कितना वो बेच पाएंगे, क्योंकि वहां के लोग लिमिटेड है। तो उन्हें उस मार्केट को ढूंढने के लिए ब्रिटेन से बाहर निकलना पड़ा, और ऐसे ढूंढते ढूंढते वो इंडिया तक पहुंचे। तो इंडिया भी उनके लिए एक मार्केट थी। इंडिया भी उनके लिए एक मार्केट थी, और ये इंडिया को अपनी ही एक कॉलोनी बोलते थे कि वो ब्रिटेन ही है। इंडिया इंडिया नहीं है, इंडिया जो है ब्रिटेन की एक कॉलोनी है, वहां हमारा एक मार्केट है। समझ में है? तो इंडिया को एज ए कॉलोनी मानते थे। तो ये इंडिया क्या थी? एक कॉलोनी थी। और इसी चीज के लिए यहां पे इन्होंने लिखा है अंडर द कॉलोनियल स्टेट, अंडर द ब्रिटिशर्स। समझ में है आपको? हाँ। तो यहां पे लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट, ये ऑथोरिटेरियन रूल जो इनका चल रहा था ब्रिटिशर्स का, ऊपर से जो अधिकार जमाने वाला जो इनका रवैया था, उसका लॉन्ग एक्सपीरियंस, हमें बहुत पुराना एक्सपीरियंस हो गया। क्योंकि कितने साल? अराउंड 150 साल तक इन्होंने राज किया। लगभग अगर हम देखें तो लगभग इन्होंने 150 साल तक राज किया। और इन 150 सालों का जो अथॉरिटेरियन रूल था, जो इनका जो राज करने का जो तरीका था, रवैया था अथॉरिटेरियन, जहां पे अथॉरिटी जमाते थे, अपनी शक्ति प्रदर्शन करते थे, तो ये इससे जो हमें एक्सपीरियंस मिला, इससे इंडियंस किसी बात के लिए कन्विंस हुए दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच
इससे जो अथॉरिटेरियन रूल इन्होंने देखा हमारे नेशनलिस्ट थे, इससे क्या हुआ, इससे इंडियंस जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो एक बात से तो कन्विंस हो गए थे, इस बात से तो वो मतलब सब राजी हो गए थे, क्या कि इंडिया जब फ्री होगा ना, दैट फ्री इंडिया शुड बी ए डेमोक्रेसी, इंडिया जब फ्री होगा तो उसको हम डेमोक्रेसी बनाएंगे। इस अथॉरिटेरियन रूल से आजादी दिला के हम इंडिया को डेमोक्रेसी बनाएंगे। और इस डेमोक्रेसी में क्या होगा, इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जिसमें सबको बराबर की नजर से देखा जाएगा, एक नजर से देखा जाएगा, सब बराबर होंगे। यहां पे कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई राज करने वाला नहीं होगा, हमारे लोग खुद पे खुद ही राज करेंगे। ये सपना उन्होंने देखा ब्रिटिशर्स के अंडर रह के, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि ये रूल अच्छा नहीं है, ऐसे दबते रहेंगे तो ठीक नहीं है, यहां के लोगों को उनकी पावर देनी पड़ेगी, यहां के लोगों को उनकी पावर देनी पड़ेगी। और इसीलिए जब आप अपनी बुक खोलते हैं तो सबसे पहले पेज पे आपको प्रीएम्बल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, प्रीएम्बल दिखाई देता है लिखा हुआ, और उसके पहले 4 वर्ड क्या हैं, प्रीएम्बल के पहले 4 वर्ड लिखते हैं हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहां पे सारी पावर इन्होंने अपने पास रख ली, वी इनके पास रख दी, पीपल के पास रख दी, सारी पावर इनको दे दी। क्यों, क्योंकि हमें पुराना एक्सपीरियंस हो गया था कि पावर ऊपर नहीं लोगों के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर किसको दी, पावर इन्होंने लोगों को दी, और सभी लोगों को बराबर ट्रीट किया जाएगा कि सब बराबर हैं। क्या होगा, जब पुराना अथॉरिटेरियन रूल देखा ब्रिटिश इंडिया का, तो इन्होंने यहाँ पे कन्विंस हो गए, ये राजी हो गए कि जो फ्री इंडिया होगा, जो आज़ाद इंडिया होगा, वो आज़ाद इंडिया डेमोक्रेसी होगा, जिसके अंदर सब के सब बराबर होंगे, जितने भी हैं सब बराबर होंगे, एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, और सभी को इस सरकार में, जो सरकार आज़ाद इंडिया में बनेगी, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, सबको अलाउ किया जाएगा कि ये जो सरकार है इसके अंदर सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो हम जब आएगा, इसका जब हम देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, तब आपको समझ में भी आएगा। तो ये क्या आया दिमाग में, उनके दिमाग में क्या आया कि अब इंडिया फ्री होगा, आज़ाद होगा, उस टाइम पे सबको बराबरी से ट्रीट किया जाएगा, और सबको मौका मिलेगा गवर्नमेंट में बराबर तरीके से पार्टिसिपेट करने का। व्हाट रिमेन टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वेज इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग। जो बच गया था करने को, क्या बच गया था, व्हाट रिमेन टू बी डन देन, जो उस टाइम पे बच गया था करने को, क्या गया था कि वाज टू वर्क आउट द वेज, वो वेज निकालना, वो रास्ते खोजना। कौन से रास्ते, द वेज इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप, कि हम अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किस तरीके से सेटअप करेंगे, जो हम लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे उसको किस तरीके से सेटअप करेंगे कि सबको बराबरी का दर्जा मिले, और सबको पार्टिसिपेट करने का, सरकार में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, कि वो भी सरकार में हिस्सा ले सकें, कि सरकार का हिस्सा बन सके, सरकार का एक भाग बन सके। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट का मतलब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वहां पे उसका हिस्सा बनना। उसमें अगर हम कहें, जैसे आप किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, कि आप उस प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं, उसमें भाग लेना, ठीक है, तो पार्टिसिपेट का मीनिंग आप लिख सकते हैं भाग लेना। तो किस तरह से यहाँ के लोगों को इक्वली ट्रीट करेंगे, और किस तरह से यहाँ के लोगों को बराबर का मौका देंगे सरकार में भाग लेने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये रास्ता निकालना भी बाकी रह गया था, और यही वो लोग बैठ के सोचते रहते थे कि किस तरह से इस तरह का डेमोक्रेसी, इस तरह का लोकतंत्र हम स्थापित करेंगे जिसमें सबको मौका मिलेगा। इस तरह के रूल्स कैसे बनाए जाएंगे और उनकी फंक्शनिंग क्या होगी, उनके कार्य क्या होंगे, वो सारी चीजें वो बैठ के सोच रहे हैं, ठीक है।
लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से मिला? आपको याद होना चाहिए, वही 150 साल का जो हम गुलाम रहे हैं, वहां से हमें सारा एक्सपीरियंस मिला। दिस वॉज नॉट बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल। दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन। और ये जो जितना भी डेमोक्रेसी आज के टाइम आप देख रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम आप देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक आदमी ने नहीं सोचा। वहां पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगभग 300 आदमी थे, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हु बिकेम द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। अब ये डाउट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। पहले लेक्चर में इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठी है, वहां पे एक आदमी नहीं था, ग्रुप ऑफ 300 पीपल, अराउंड 300 पीपल, लगभग 300 आदमी यहां पे थे, जिन्होंने मिल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। और ऐसे ही नहीं लिखा, बैठ के बात करते थे, हर एक छोटी से छोटी चीज पे डिस्कस करते थे, हर छोटी से छोटी चीज पे डिस्कशन होता था, तब जाके वो लिखते थे। कब? 1946। ये हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। पहली जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, जो पहली मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, तो 1946 से इन्होंने शुरुआत किया। हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अगले 3 साल तक बैठे और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के संविधान को लिखा। तो कितना टाइम लगा और कितने लोगों ने लिखा? तो ये और किसने लिखा, ये 3 क्वेश्चन बन गए आपके। पहला कि किसने लिखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बैठी थी। दूसरा, कितने लोगों ने, उस असेंबली में कितने थे? तो लगभग 300 आदमी थे। और तीसरा, कितने टाइम में, यानी कि कितने टाइम में वो लिखा गया? तो लगभग 3 साल। और इसका मैंने एग्जैक्ट टाइम भी आपको बताया था कि कितना था? 2 साल 11 महीने और 11 दिन, 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको पूरा लिखने में, हमारे संविधान को पूरा लिखने में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि कैसे कैसे उन्होंने लिखा है, क्या क्या उनके दिमाग में रहा था। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था फोटो। देयर वाज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग्स द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनमें एकता कुछ ज्यादा ही थी, बहुत ज्यादा थी। उनकी एकता देखते ही बनती थी कि कितनी एकता है उनमें, कि डिसीजंस के ऊपर ऐसा नहीं कि लड़ाई, जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे हमें पार्लियामेंट में लड़ाइयां देखने को मिलती हैं। वहां पे लड़ाई नहीं होती थी, वहां डिस्कशन होता था। कोई एग्री नहीं होता था तो वो अपने पॉइंट रखता था कि मैं इस बात से एग्री नहीं हूं और इसलिए एग्री नहीं हूं। फिर उसको बैठ के सुलझाया जाता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था। इस तरीके से सब में एकता ऐसी बनी हुई थी कि हमें हमारे देश को इतने अच्छे आदर्श देने हैं, इतना अच्छा संविधान देना है जो हमारे देश को चलाएगा। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी जो यूनिटी थी वो देखते ही बनती थी। ईच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल एंड देयर वाज अ सिंसियर एफर्ट। पहले यहीं तक देख लेते हैं, ग्रेट डिटेल तक। ईच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ये फ्यूचर के लिए लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। 1946 में इन्होंने लिखना शुरू किया आने वाले इंडिया के लिए, जो आगे आने वाला इंडिया है। तो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो लिख रहे थे, उसके एक एक प्रोविजन को, ईच ऑफ द प्रोविजन, एक एक प्रोविजन को वो डिस्कस कर रहे थे ग्रेट डिटेल में, कि उन्होंने एक एक डिटेल, एक एक लाइन के ऊपर उन्होंने बहुत गहराई से उसके ऊपर डिस्कशन किया है कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या ये हमारे सोसाइटी के आदर्शों को दिखा पाएगी ये लाइन या नहीं दिखा पाएगी। एक एक लाइन के ऊपर उन्होंने इतने अच्छे से डिस्कस किया है, तब जाके आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है। एंड देयर वाज अ सिंसियर एफर्ट टू कॉम्प्रोमाइज एंड रीच एन एग्रीमेंट थ्रू कंसेंसस। और सिंसियर एफर्ट लगाते थे अपने
कि जैसे किसी बात से कोई नाराज है, नाराज इन द सेंस कि वो एग्री नहीं करता कि नहीं आपने जो है डेमोक्रेसी लिखी है, एक बोलेगा नहीं डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि उससे लड़ाई करके उसको अलग कर दिया, नहीं, बैठते थे, कॉम्प्रोमाइज करते थे, कॉम्प्रोमाइज करते थे और वहां पे बोलते थे कि नहीं देखो ये है, आपको इसमें बताओ डेमोक्रेसी में अच्छा क्या नहीं लिखता, हम उसको देखेंगे। ये मत बोलो कि पूरी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं, आप बताओ डेमोक्रेसी में अच्छा क्या नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कस करते थे, कंसेंसस पे आते थे, फिर आपस में आपसी सहमति पे आते थे, और सहमति करने के बाद जब वो एग्री हो जाते थे तब उसको फाइनल करते थे कि हाँ अब ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाएगी। बिना सोचे समझे कुछ नहीं लिखा गया, बिना सोचे समझे कुछ नहीं लिखा गया। ये जो फोटो है इधर शो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये यहाँ पे आ रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें फोटो दिखाया गया फोटो में, ठीक है। तो ये कितना डिटेल में उसको डिस्कस करते थे ये आपको पता होना चाहिए, एक एक चीज उसमें डिस्कस की गई है। अब आगे चलते हैं। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनी थी, कौन थी? जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम कर रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उनके सामने ये छोटा टास्क नहीं था, दे हैड ए ह्यूज टास्क बिफोर देम। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, तो उनके आगे बहुत बड़ा टास्क था ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। कॉन्स्टिट्यूशन लिखना हंसी खेल का वाला काम नहीं था, ये बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए, एक बहुत बड़ा काम था उनके लिए। क्यों था? रीजंस देखते हैं कि ये इतना बड़ा काम क्यों था। क्योंकि अगर हम कंट्री को देखें, द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज। क्योंकि कंट्री एक कम्युनिटी से नहीं बनी है, हर जगह अलग अलग कम्युनिटीज हैं। पूरे इंडिया को देखो कितना बड़ा इंडिया है, वहां पे अगर आप देखें तो आसाम के लोगों की कम्युनिटी अगर आप देखें, उधर भी एक स्टेट में भी बहुत सारी कम्युनिटी मिलेंगी। उधर की कम्युनिटी देखें, दिल्ली का अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर का अगर हम देखें, गुजरात की देखें, मध्य प्रदेश की देखें या तमिलनाडु की देखें, तो क्या सारी कम्युनिटीज एक जैसी हैं? नहीं। ये हम पहले ही सबसे पहले दिन देखा था कि एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में जाते ही हम उनके फीचर्स चेंज होते ही उनको हम बता सकते हैं कि ये कम्युनिटी है। तो इतनी सारी कम्युनिटीज हैं इंडिया में, तो कितने सारे आदर्श होंगे, सबके अपने अपने रूल्स होंगे, और उन सब रूल्स को एग्री करके एक सिंगल रूल बनाना, उन सब रूल्स को एग्री करके एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना, क्या ये हंसी मजाक था? नहीं। उन सब की एकदम हम कहते हैं रजामंदी चाहिए इसमें, क्योंकि वो कम्युनिटी भी इंडिया का पार्ट बनने वाले थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा तो वो उस कम्युनिटी को भी शो करेगा, उस कम्युनिटी के आइडियल्स को भी वो दिखाएगा। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना जिसके अंदर सभी कम्युनिटी के आइडियल्स हो। जहां पे हमारे कंट्रीज में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलती हैं, हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती हैं, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म है पूरे इंडिया में, अलग अलग धर्म की कम्युनिटीज बनी हुई हैं। देन हैड डिस्टिंक्ट कल्चर्स, उनके अपने अपने कल्चर अलग है। तो उन सब के आदर्शों को एक कॉन्स्टिट्यूशन में डाल पाना छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। ऑल्सो उसके अलावा क्या था, और व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था तो क्या हो रहा था उस टाइम पे? देन इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसीडरेबल टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या होता है? आप लिख सकते हैं, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब इंडिया उस टाइम पे शांत कंट्री नहीं था, उस टाइम पे हर जगह उथल पुथल चल रही थी, हर जगह पे उथल पुथल चल रही थी, हर जगह कोई नए नए इश्यूज आए हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म ही हुआ था। तो इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी उथल पुथल हो रखी थी। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखना छोटा टास्क नहीं था कि इधर ध्यान दे कि इधर ध्यान दे, उन इश्यूज की तरफ ध्यान दे कि लिखने की तरफ ध्यान दे। तो ये छोटा टास्क नहीं था। उस टाइम पे अगर हम देखें तो क्या क्या इश्यूज चल रहे थे? पार्टीशन ऑफ कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट, कि ये तय हो चुका था कि इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटने वाला है इंडिया। तो उस टाइम पे उन लोगों के लिए जो एकता का आदर्श लेके चले थे, कौन सा आदर्श? वो लेके चले थे यूनिटी का आदर्श।
यूनिटी उनका एक आइडियल था। तो उस टाइम पे उनके दिमाग में यूनिटी भी बनी हुई थी और एक तरफ ये भी तय हो चुका था कि इंडिया दो हिस्सों में बंटने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान में। तो उनके दिमाग में यह भी था कि कैसे इसको रोक लिया जाए, हम एक रहना चाहते हैं। तो एक तरफ ये दिमाग में चल रहा है, एक तरफ लिखने का काम। तो इस चीज को भी उन्हें मान के चलना है कि ये तो तय है कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन होना है, पार्टीशन होना है। तो ये भी एक दिमाग में चल रहा है, ये भी एक हमारा कहें कि ये भी उनके दिमाग में चल रहा है। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। अगर हम इसकी बात करें तो जब इंडिया आजाद होने वाला था तो उस टाइम पे इंडिया में कुछ राजे रजवाड़े भी होते थे, जहां पे अभी भी राजाओं का राज चलता था, जहां पे राजा रहते थे। अब यहां पे जब ब्रिटिशर्स जाने लगे तो उन्होंने इन रजवाड़े जो थे, जिसे हम प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, रजवाड़े से हिंदी में बोलेंगे, इन प्रिंसली स्टेट पे जहां राजाओं का राज चलता था, उनके सामने एक कंडीशन रखी और उनको छूट दे दी, उनको फ्रीडम दे दी कि इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटने वाला है इंडिया। आप चाहो तो इंडिया के साथ जुड़ जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, और अगर आप चाहो, आप अलग रहना चाहते हो तो अलग भी रह सकते हो। तो वो तो बोल के निकल लिए कि आप चाहो तो अलग रह सकते हो। लेकिन अगर मैं आपके इंडिया के मैप की बात करूं तो इंडिया के मैप में अगर मैं कहूं, जैसे मैप है, यहां पे हैदराबाद है, इस एरिया में हैदराबाद है, और ये हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट होता था। अगर ये बोल देता कि मुझे पाकिस्तान के साथ जुड़ना है, या ये बोल देता कि नहीं मैं तो अलग रहूंगा, ये बोल देता कि मैं अलग रहूंगा, तो क्या इंडिया नॉर्थ साउथ से जुड़ पाता? ये तो बिल्कुल बीच में हो गया, नॉर्थ और साउथ का ही बंटवारा हो जाता है इंडिया का। ऐसे ही जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने, जो उस टाइम तक डिसाइड नहीं कर पाए थे कि हम किसके साथ जुड़ें या हम आजाद रहें। तो ये भी इनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे पूरे इंडिया को एक साथ जोड़े रखा जाए, कैसे पूरे इंडिया को एक बना के रखा जाए कि इंडिया के ये हिस्से कहीं बाहर ना जाएं या फिर अलग ना रह जाएं। तो इनको भी जोड़ना उनके दिमाग में चल रहा है। तो उनके दिमाग में ये भी टास्क था एक। तो सिर्फ एक ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बैठ के लिख रहे हैं, उसके साथ साथ उनके दिमाग में बहुत सारी और चिंताएं भी चल रही हैं। जी, हमने देखा कि आज़ाद भी हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहे हैं, प्रिंसली स्टेट पता नहीं कर पा रहे हैं कि उनका क्या क्या होना है, क्या नहीं होना है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर डिसमल। डिसमल मतलब चिंताजनक। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अगर हम कहें तो सामाजिक आर्थिक जो कंडीशंस हैं, सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस अगर हम देखें मासेस की, जनता की, तो वो भी कुछ अच्छी नहीं थी, वो भी चिंताजनक थी। तो उनका भी ख्याल रखना है कि उन तक वेलफेयर कैसे पहुंचाया जाए, उनकी बात कैसे सुनी जाए। तो वो भी इनके दिमाग में चल रहा है कि हमें इनकी कंडीशंस में भी सुधार करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते टाइम ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी कि जब हम लिखेंगे तो ऐसी कंडीशन दोबारा ना आ जाए, इन सब का ख्याल भी रखना उन्हें। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में आनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना हंसी खेल नहीं था। ऑल ऑफ दीज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की, ये सारे उनके दिमाग में चल रही थी। कब? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को मसौदा तैयार करते थे। ड्राफ्ट मतलब मसौदा होता है, ठीक है, उसको ड्राफ्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस हालात में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। फिर भी स्टिल उसके बाद भी दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट। फिर भी उन्होंने उस ओकेजन को हाथ से नहीं जाने दिया, उसका भरपूर वो उपयोग करके उस ओकेजन को उन्होंने इंडिया को एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया। विजनरी डॉक्यूमेंट मतलब दूरदर्शी दस्तावेज, जो दूर तक देख सके, हमारे इंडिया के फ्यूचर को देख सके, ऐसा उन्होंने डॉक्यूमेंट बना के हमें दिया। तो उनके आगे छोटा काम नहीं था। 1947 में, 1946 में, 1948 में ये बैठ के सोचना कि 2000 में इंडिया कैसा होगा,
2020 में इंडिया कैसा होगा। आज के इंडिया को देखते हुए उन्होंने उस टाइम पे आदर्श लिखे थे और वही आदर्श आज तक चले आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी सोच के साथ वो लेके लिख रहे होंगे इस चीज को। दैट रिफ्लेक्ट अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिस्पेक्ट करता है किसको, जो रिस्पेक्ट दर्शाता है किसकी तरफ, हमारी डाइवर्सिटी, जो हमने अलग अलग कम्युनिटीज जो फैले हुए हैं उस डाइवर्सिटी को भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको भी रिस्पेक्ट किए हुए है कि डाइवर्सिटी भी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि उस कम्युनिटी को बोलते नहीं तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा जैसे ये कर रही, नहीं, सबके साथ उन्होंने बोला कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार किया कि ये डाइवर्सिटी जो है, सब कॉन्स्टिट्यूशन अपने अपनी जगह पे अपने हिसाब से चल सके, ये डाइवर्सिटी भी बनी रहे। तो ये डाइवर्सिटी भी बनी रहे, प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, और इस डाइवर्सिटी के साथ साथ नेशनल यूनिटी, एकता भी बनी रहे। यानी कि अगर हम इसको देखें तो इन्होंने क्या किया, ये इंडिया है, यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ की कम्युनिटी, ये कम्युनिटीज अपनी अलग अलग कल्चर्स के साथ हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ हैं, और ये ऐसे कैसे रह भी सकती हैं। इनको छेड़छाड़ नहीं किया, इनको ये नहीं बोला कि तुम सब एक जैसी हो जाओ, तुम सब एक ही भाषा बोलो, तुम सब एक ही कल्चर, नहीं, बोले तुम अपनी डाइवर्सिटी मेंटेन रखो। और इसके साथ साथ उन्होंने इंश्योर किया कि भारत की एकता भी बनी रहे, भारत की एकता में कोई भी आंच ना आए। तो ये सारी चीजें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अच्छे से डाली, वो हम जब इसके फीचर्स देखेंगे तब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फाइनल डॉक्यूमेंट जो बना कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट था ये भी दिखाता है कि उनके जो चिंता थी, हमें जो यहाँ से गरीबी को हटाना है, गरीबी को उन्मूलन, ठीक है, हटाना या उन्मूलन करना इरेडिकेटिंग होता है। तो यहाँ पे ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट है ये हमें ये भी दिखाता है कि उनकी जो चिंता थी गरीब वर्ग की तरफ, कि कैसे गरीबी को हटाना है, थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सामाजिक और आर्थिक बदलाव करके, एज वेल एज emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative। उसके साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया, एम्फेसाइज किया कि यहाँ के लोगों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। क्रूशियल रोल मतलब इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल है यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव, उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में, उनके प्रतिनिधि को चुनने में। तो यहाँ के लोगों को मौका भी दिया कि आप अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हो, और उनको गरीबी से भी उठाने का उसमें डाल दिया संविधान में कि कैसे इनको गरीबी से उठाया जाए। तो सारे टास्क को साथ में लेके चले, हर एक चीज को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला और एक एक चीज को उसके अंदर डालते गए और उसका सॉल्यूशन उसमें लिखते गए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने इतना अच्छा बनाया। आपको एक बात आप भी जानना चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ा संविधान पूरे वर्ल्ड में इंडिया का है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी डिफरेंट कम्युनिटीज के आदर्शों को एक छोटे संविधान में डाल पाना बड़ा मुश्किल था। तो हमने एक, ऐसा नहीं है कि एक छोटा ही संविधान, हमने एक बहुत बड़ा संविधान बनाया और उसमें सभी कम्युनिटीज के, सभी तरह के लोगों के आदर्शों को उसमें डाला। ठीक है, तो इसलिए ये भी बात आपको ध्यान रखना कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। ये अगर हम देखें, आप इनके फोटो देख के ही पहचान गए होंगे, ये हमारे कौन है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, या फिर इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसे हम बोलते हैं, BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब नाम से जाना जाता है। ये कौन थे, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 300 लोग के आसपास बैठे हुए थे, लगभग 300। लेकिन उसका जो ड्राफ्ट जो तैयार किया था, वो ड्राफ्ट जिस कमेटी ने तैयार किया था, उस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अंबेडकर थे, जिन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका ड्राफ्ट मसौदा, इसका जो ड्राफ्ट जिसने तैयार किया वो किन्होंने किया था, डॉक्टर BR अंबेडकर और इनकी टीम ने। इनकी टीम, ये बेसिकली एक कमेटी बनाई गई थी ड्राफ्टिंग के लिए, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते थे डॉक्टर BR अंबेडकर, इन्होंने किया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है,
क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Dr. Ambedkar believed that his participation in Constituent Assembly believed scheduled caste get some safeguard in the draft constitution. और डॉक्टर अंबेडकर को विश्वास था क्या कि वो जब इसके ड्राफ्ट में, अगर हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो इसका इन्वॉल्वमेंट था, उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, अनुसूचित जातियां जो होती हैं, उनको सम सेफगार्ड मिल पाए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, कि उनको कुछ सुरक्षा प्रदान की गई। इनकी वजह से जितने भी SC एंड ST या फिर अगर हम कहें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, उनको क्या मिल पाया? सेफगार्ड मिल पाए, उनको सुरक्षा मिल पाई कि यहाँ के अगर हम देखें इंडिया की सोसाइटी में उनको कोई ना दबाए। तो इसलिए संविधान में ये प्रोविजन भी डाला गया। तो इनको ये विश्वास था कि मेरी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। बट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल्दो द लॉज माइट एग्जिस्ट, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया है कि इनको सेफगार्ड, उनकी सुरक्षा के बारे में, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? दैट शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीजन टू फियर। शेड्यूल कास्ट के पास फिर भी डरने के कुछ कारण है। क्या कारण है? बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉज वर इन द हैंड्स ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर्स। क्योंकि जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी हिंदू कास्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनके हाथ में है। और जहां पे उस टाइम पे सोसाइटी कास्ट के बेसिस पे बहुत ज्यादा बटी हुई थी, SC STs के हिसाब से बहुत ज्यादा बटी हुई थी। तो उस टाइम पे फिर भी ये बोलते हैं कि मैंने संविधान में तो सुरक्षा के वो डाल दिए हैं नियम कि कैसे कैसे उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं वो अभी भी हिंदू कास्ट ऑफिसर्स हैं। तो इसीलिए ये भी एक डरने का कारण है शेड्यूल कास्ट के लिए कि अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग से वो चीजें निकली नहीं है कि सब लोग बराबर हैं। तो इससे इनको ये डर भी था यहाँ पे। He therefore urged scheduled caste to join the government as well as civil services। इसीलिए जितने भी शेड्यूल कास्ट थे, अनुसूचित जातियां थी, उनको इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप भी आओ और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करो, सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करो। तो इनके भी विजन थे, जो यहाँ पे सबको बराबरी का दर्जा दिया गया, सबको अगर हम कहें सेफगार्ड का दर्जा, सब सेफगार्ड मिली, सुरक्षा मिली, तो इनके विजन की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ ये जाना कि हमने जो हमारे फीचर्स डाले हुए हैं वो किस वजह से डाले हुए हैं। तो सबके अलग अलग रीजन थे, तो वही रीजन हमने पढ़ने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर से हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले आज का हमने जो पढ़ा है उसकी समरी ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो सबसे पहले की फीचर्स में ये फीचर कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डले। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, जब आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी तो इंडियंस को फोर्स किया जाता था रूल्स को ओबे करने के लिए, लेकिन रूल बनाने के लिए उनके पास कोई आज़ादी नहीं थी। तो लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल, ये जो इनका अथॉरिटेरियन रूल था, इसका जो लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है 150 साल के आसपास जो हम इनके दबाव में रहे हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, हमें डेमोक्रेसी का ख्याल आया और रूल ऑफ इक्वालिटी का ख्याल आया कि सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन लिखना आसान नहीं था उस टाइम पे। हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस चल रही थी। क्या क्या चल रही थी? डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री का अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया कि अलग अलग कम्युनिटीज हैं अलग अलग जगह पे, तो बहुत डाइवर्स है। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के, संस्कृति के लोग रहते हैं, तो डाइवर्स है। तो इसलिए उन सब के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बड़ा टास्क था। इंडिया उस टाइम पे बहुत बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा था, तो उस टाइम पे दिमाग उस तरफ भी था और पार्टीशन होने वाला था, तय हो चुका था कि पार्टीशन तो होना ही है। प्रिंसली स्टेट वो भी डिसाइड नहीं हुए थे कि इंडिया में जुड़ेंगे, पाकिस्तान में जुड़ेंगे, अलग रहेंगे। तो पूरे इंडिया को एक बना के रखना, पूरे इंडिया में यूनिटी बना के रखना, ये भी उनके सामने एक बड़ा टास्क था। ठीक है। और पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मासेस,
तो उस टाइम पे जो मासेज या फिर जनता की जो पुअर सोशो इकोनॉमिक या फिर अगर हम कहें खराब सामाजिक और आर्थिक दशा थी, ये भी एक कारण था, इसकी तरफ भी उनका ध्यान था। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बना पाना, उसमें सारी चीज़ें सम्मिलित कर पाना इतना आसान काम नहीं था। ये सारी कंडीशन से देश गुजर रहा था और इन्हीं सारी कंडीशंस की वजह से जो हमारे आदर्श पड़े, इन्हीं की वजह से हमें प्रेरणा मिली कि हमें हमारा संविधान कैसे बनाना चाहिए। और इसीलिए हमारे जो फीचर्स आए वो सब इन्हीं कारणों की वजह से आए। क्या क्या फीचर आए, कुछ में जो मेन फीचर्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। और आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।